मैं सहचार्य सियाराम मीणा, बाबू सोवराम राजकीय कला मंडल अलवर, ई व्याख्यान के माध्यम से वीडियो रिकॉर्डिंग से हम आपके पाठ्यक्रम पूरा करा रहे हैं। ई व्याख्यान की श्रृंखला में आप सभी बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी लिटरेचर फर्स्ट पेपर के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान में आपके समक्ष इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपके पाठ्यक्रम में जो नेक्स्ट कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवि, जिनका मैं आज आपको पठन पाठन कराऊंगा। इस कवि को जानने से पहले सर्वप्रथम हम इनका परिचय जानना चाहेंगे। इनके परिचय की शुरुआत में मैं आपको कहना चाहूँगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म संवत 1550 में जायस नगर में हुआ था और इनका देहावसान संवत 1600 में अमेठी में हुआ था। अमेठी उत्तर प्रदेश में है। मलिक मोहम्मद जायसी जी भक्तिकालीन प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि और श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनको अमेठी राजघराने पर्याप्त सम्मान दिया था। यद्यपि ये काने और कुरूप थे, किंतु फिर भी प्रतिभा के धनी थे। शेरशाह इनकी इस विकृत छवि को देखकर के हंस पड़ा था एक बार। तब इन्होंने कहा कि मोही का हंसई की कह रही, अर्थात मुझे देख करके क्यों हंस रहे हो, इसमें मेरा क्या दोष है। जायसी जन्म से मुसलमान भले ही हों, किंतु हृदय से हिंदू ही थे। जायसी जी जन्म से तो मुसलमान थे, लेकिन हृदय से ये बिल्कुल हिंदू जैसे प्रतीत होते थे, क्योंकि इन्होंने अपने काव्यों में ये काव्यों का जो विषय बनाया वो हिंदू घरानों की कथाओं को आधार बनाया और उन्हीं के आधार पर अपनी काव्य की रचना की। इसका जीवंत प्रमाण इनकी कृति पद्मावत है। पद्मावत प्रेम प्रधान महाकाव्य है। इसमें इतिहास और कल्पना का तुल्य योग है। जायसी प्रेम के दीवाने थे। प्रेम मार्ग का प्रवीण पथिक होकर भी जायसी ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलाने का, दोनों की संस्कृति को मिलाकर एक नई संस्कृति बनाने का कार्य किया। यानी सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक समन्वय, धार्मिक समन्वय स्थापित करने में जायसी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे मुसलमान तो थे, किंतु कट्टर नहीं थे। यानी अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा वो कट्टर नहीं थे। इन्होंने साधु और संत का समागम किया था। उन्होंने संसार को देखा भी था और समझा भी था। जायसी एकेश्वरवादी होकर भी अद्वैतवाद की तरह आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं मानते हैं। यानी आत्मा सो परमात्मा वाली बात को ये स्वीकार करते हैं। वे अनहलप वाली विचारधारा के साथ साथ अहम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत के विश्वासी भी थे। उनके ऊपर वेदांत का भी पर्याप्त प्रभाव था। इसी से वे जगत की बाह्य से पृथक सत्ता को छाया मात्र मानते हैं। इनकी रचनाओं में वेदांत के प्रतिबिंबवाद का भी आभास मिलता है। जायसी की वृत्ति खंडनात्मक न होकर मंडनात्मक है। यानी इनकी जो प्रवृत्ति थी वो खंडनात्मक न होकर के मंडनात्मक थी। ये सूफी संत थे, अतः इसी मत के पूजक होने के नाते वे निर्गुण ईश्वर, अलौकिक सौंदर्य और अनंत गुणों और अनंत शक्ति से पूर्ण ब्रह्म के उपासक थे। यद्यपि जायसी प्रेम मार्ग की शाखा के कवि थे, तथापि पद्मावत में वीर रस का भी स्थान स्थान पर सुंदर रूप में वो वर्णन करते हैं। जायसी ने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम नामक 3 ग्रंथ प्रमुख रूप से लिखे। कौन कौन से? पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। इनमें भी इनका सबसे जो प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है वो है पद्मावत। हिंदी के प्राचीन महाकाव्यों में रामचरितमानस से पूर्व पद्मावत को ही स्थान आता है। वस्तुतः जायसी ने हिंदू मुस्लिम ऐक्य के लिए पर्याप्त श्रम किया था। काव्य कला
जायसी का पद्मावत सूफियों की मसनवी शैली पर लिखा हुआ एक प्रेम प्रधान काव्य है। इसके आधार पर ही जायसी की काव्य कला को हम स्पष्ट समझ सकते हैं। पद्मावत इतिवृत्तात्मक होते हुए रसात्मक काव्य है। इसमें आए वस्तु वर्णन इस बात का प्रमाण है। द्वीप, नगर, राजभवन, दुर्ग, सरोवर, यात्रा, सरोवर, समुद्र, आक्रमण, युद्ध, मंत्रणा, दूत प्रेषण, पुत्र जन्म, विवाह, जल क्रीड़ा, रूप सौंदर्य और संयोग वियोग का इस काव्य में बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। जायसी प्रकृति सौंदर्य के पारखी भी थे। उनका हृदय प्रकृति की मनोरम और मंजुल क्रीड़ाओं को देख करके मयूरवत नृत्य करता हुआ भाव विभोर हो उठता है। पद्मावत में श्रृंगार रस की खूब अभिव्यक्ति हुई है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव रति है, रति से ही, रति यानी प्रेम, प्रेम से ही श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। जायसी की जो काव्य भाषा वो अवधी है, जिसमें तद्भव शब्दों का भी बाहुल्य है। अरबी फारसी के शब्दों का अत्यंत प्रयोग हुआ है, अत्यल्प प्रयोग हुआ है। इनकी शैली मसनवी है। जायसी ने प्राय सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग किया है। इनके द्वारा मानव भावनाओं की बड़ी ही रमणीय अभिव्यंजना की गई है। अलंकारों के रूप में उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अतिशोक्ति, रूपकातिशोक्ति का जायसी ने सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया है। जायसी ने छंदों के रूप में मुख्यतः दोहा, चौपाई छंदों की विशेष रूप से सर्जना की। जायसी का पद्मावत एक प्रेमाख्यान काव्य है, जो भारतीय प्रेम पद्धति के आधार पर काव्य लिखे गए हैं। उनमें न तो प्रेम की महिमा को सही रूप से निरूपित किया गया है और न उसके महत्व को। जायसी का पद्मावत इस बात का अपवाद है। इनकी प्रेम पद्धति में प्रेम की पीर, विरह वेदना, अनुपम सौंदर्य के को विशेष स्थान प्राप्त है। जायसी का विरह वर्णन तो विशेषकर नागमती का हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है। इतना ही नहीं, यदि इसी संदर्भ में और आगे कहना चाहूं तो जायसी जी ने भक्तिकालीन निर्गुण का परंपरा की सूफी काव्य, या जिन्हें हम प्रेमाख्यान काव्य भी कहते हैं, उस परंपरा के प्रतिनिधि कवि के रूप में अपनी साहित्यिक जगत में छाप छोड़ी है। पद्मावत महाकाव्य में इन्होंने राजपूताना के, मेवाड़ के राजपूत राजघराने के जो कथा प्रसंग है उसको आधार बनाया। राजा रतन सेन वहां राज करता है। सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मनी, जिसको इसमें पद्मावती नाम दिया गया है, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें राजा रतन सेन आत्मा है, आत्मा का प्रतीक है, और पद्मनी, पद्मावती इसमें परमात्मा का प्रतीक है। राजा रतन सेन अपने सारे राजपाट को छोड़ करके हीरामन तोतो के माध्यम से जब उसने इस सिंगल द्वीप की राजकुमारी की सुंदरता का वर्णन सुना तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने तभी से उस राजकुमारी को प्राप्त करने की मन में ठान ली और अपना सारा राजसी वेश उतार करके, साधु का वेश धारण करके प्रेम के उस कंठ का किरण मार्ग पर चलने की सोची, ठान ली। अनंतो गत्वा राजा रतन सेन सिंगल द्वीप की उस राजकुमारी को अपनी रानी बना करके ले आते हैं। इधर राजा रतन सेन की जो विवाहिता पत्नी है नागमती, वो उनके वियोग में तड़पती है और उनका जो वियोग है उसका मलिक मोहम्मद जायसी ने बहुत ही बखूबी के साथ वर्णन किया है।
अगली घटना ये कथा का पूर्वार्ध है। इसके बाद में उत्तरार्ध है कि एक बार राजा के यहां राघव चेतन नाम का पंडित था और उसने तिथि का गलत निर्धारण कर दिया था। राजा ने पूछा था कि आज कौन सी तिथि है। तो राघव चेतन नाम के पंडित ने राजा को गलत तिथि बतला दी थी कि आज अमुक तिथि नहीं अमुक तिथि है। राजा को जब ये इस बात का पता चला कि राघव चेतन पंडित ने तुझे गलत तिथि बताई है तो राजा तनसेन कुपित हो गए और उन्होंने राघव चेतन पंडित को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, राज्य से निकाल दिया। राघव चेतन पंडित निकल करके दिल्ली सम्राट अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को जाकर के वो अपनी सारी चीजें बताते हैं। आप जानते हो इस बात को, घर का भेदी लंका ढाए और वही किसी भी घर को ढहाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो राघव चंद्र पंडित ने जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को उनके विषय में बतलाया, राजा तनसेन और उसके पूरे राजकाज और उसकी जो प्रधान रानी थी पद्मावती के विषय में बतलाया, उसकी सुंदरता का उन्होंने नक्शे का वर्णन किया, तो वो एकदम बेहोश हो गए और उन्होंने सोचा कि यह मन में कि मुझे तो उस राजकुमारी को उस रानी को प्राप्त करना है। आखिरकार काफी समय तक युद्ध चला, लेकिन युद्ध से भी बात नहीं बनी। तो उसने समझौता पत्र भेजा और उसने ये कहा कि मुझे केवल उनकी शीशे में ही परछाई दिखा दीजिए। इस बात पर जैसे ही वो सहमत हुई और शीशे में परछाई देखने के बाद रानी पद्मावती की परछाई या रूप सौंदर्य को देखने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी को शिष्टाचार के नाते राजा रतन सेन विदा करने के लिए गए तो उसको गिरफ्तार करके ले गए थे। गिरफ्तार करके ले गए। इधर पीछे से रानी नागमती और रानी पद्मावती दोनों अपने प्रियतम राजा तनसेन के वियोग में बहुत ज्यादा दुखी रहती हैं और धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेनाओं का विस्तार करते हुए, सेनाओं से आक्रमण करते हुए पूरे चित्तौड़ को घेर लेते हैं। जब घिरा हुआ मानती हैं, सबसे पहले उनके दो और सैनिक थे, गोरा और बादल, दोनों लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए थे। आखिरकार जब उन्होंने जाना कि रानियों ने जाना कि उनका प्रियतम नहीं है, तो उन्होंने वहीं अपने उसी महल में जौहर कर लिया और उसी जौहर को आज इतिहास में रानी पद्मनी के जौहर के नाम से जानते हैं। इस पूरी कथा को आधार बना करके मलिक मोहम्मद जायसी ने जो ये पूरी कथा जो आपको मैंने अभी बतलाई, बहुत संक्षेप में बतलाई है। इस कथा का जो ये वर्णन है, ये लौकिक वर्णन है, लौकिक प्रेम के रूप में वर्णन है। इस लौकिक प्रेम के वर्णन के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी ने अलौकिक प्रेम की वंदना की है, आध्यात्मिक प्रेम की वंदना की है, यानी आत्मा परमात्मा के प्रेम की वंदना की है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की वंदना की है। इस प्रकार से इस पूरी संपूर्ण पद्मावत महाकाव्य में राजा रतन सेन आत्मा का प्रतीक है, रानी पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है, राघव चेतन पंडित शैतान का प्रतीक है और तोता हीरामन तोता इसमें गुरु का प्रतीक है। इस प्रकार से इसकी प्रतीक शैली, इसकी अभिव्यंजना शैली, भावाभिव्यक्ति, इसकी रहस्यात्मकता, इसकी आध्यात्मिकता इत्यादि सभी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही प्रभावशाली हैं। आपके काव्य में जो पद हैं वो नागमती संदेश खंड से हैं। आपके तो बहुत थोड़ा वर्णन है, पूरा पद्मावत महाकाव्य तो बहुत बड़ा है। तो नागमती संदेश खंड, नागमती क्या संदेश भेजती हैं, नागमती जो कि राजा रतन सेन की पत्नी है, वो क्या संदेश भेजती हैं, उसी से संबंधित ये पद है। तो इन पदों का मैं आपके समक्ष आज अनुशीलन करूंगा, अध्यापन करेंगे। सुनिएगा। फिर रोवे कोई नहीं ढोला, आधी रात विहंगम बोला, तू फिर जाए सब पंखी, के ही दुख रे निन लाभ सिंहा की, नागमती कारण के ही रोई, काक सोवेश जो कंत बिछोई, मन चित हुते ने उतरे मोरे, नैनन जल चुके रहा ने मोरे, कोई न जाई ओई संगल दीपा, जेई सेवती कहें नैना सीपा, जोगी होई निसरा सो नाऊं, तब हुत कहा संदेश न काऊं, नीति पूछो सब जोगी जंगम, कोई न कहे निज बात विहंगम,
चारु चक्र उजार भये, कोई न संदेश टेक, कहाओ ग्रह दुख आपन बैठी, सुनऊ दंड एक। इस पद में मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति शाखा की सूफी मार्गी काव्य शाखा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि हैं, पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड या नागमती संदेश खंड से ये पद है। इसमें यह बतलाया जा रहा है कि राजा रतन सेन हीरामन तोते के माध्यम से जब सिंगल देव की राजकुमारी की पद्मनी की सुंदरता का वर्णन सुनते हैं तो वो उसको प्राप्त करने के लिए सारे राजपाट को त्याग करके साधु का वेश धारण करके प्रेम के उस कंटीले मार्ग पर चल पड़ते हैं। और लंबे समय पश्चात भी जब सिंगल द्वीप से लौट करके नहीं आते हैं, तब उनकी जो पत्नी है नागमती, वो उनके वियोग में विरह बदग्ध रहती है, विरह व्याकुल रहती है। उनकी विरह दशा, जो विरह दशा हो रही है, उसी विरह दशा का मलिक मोहम्मद जायसी नागमती के शब्दों में ही वर्णन करवाते हुए कहते हैं कि फिरी फिरी रोए कोई नहीं डोला। मलिक मोहम्मद जायसी नागमती के उस विरह वर्णन की स्थिति का वर्णन करवाते हुए कहते हैं कि नागमती ये कहना चाह रही है कि मैं फिर फर करके इधर से उधर बार बार घूमती हुई डोलती रही, रोती हुई भटकती हुई डोलती रही, कोई नहीं डोला। अर्थात मैं इतनी डोली, इतनी भटकती रही कि मुझे लगता है मेरी बराबर शायद आज कोई भी नहीं डोला होगा। आधी रात भी हंगम बोला। यहां एक पक्षी के माध्यम से भी बात कही जा रही है कि नागमती तो अपने प्रियतम के वियोग में दुखी है ही, साथ ही एक पक्षी भी हो सकता है वो अपने जोड़ेदार से बिछुड़ गया हो और वो इधर से उधर भटकता हुआ फिर रहा हो और रात में अकेले उसी की आवाज आ रही हो। आधी रात विहंगम बोले, विहंगम पक्षी अर्थात आधी रात को वह पक्षी पीव 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 की आवाज लगाता है। हो सकता है वो अपने प्रियतम से बिछड़ गया हो तो उसी की केवल आवाज आ रही है। तो नागमती उसी को संबोधित करती कहती है, तू फिरी फिरी दाई सब पंखी, हे पंखी, हे पक्षी, तेरे पास तो पंख हैं, तू तो चाहे जहां उड़ करके जा सकता है। तो तू फिरी फिरी अर्थात तू फिर फिर करके बार बार इधर से उधर क्यों भटक रहा है? तेरे पास तो संपंखी हैं, तू तो जा सकता है, इसलिए तू फिर फिर दाहे दाहे संपंखी, तू अनावश्यक ही हमें क्यों जला रहा है? पी 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 बोल करके तू हमें क्यों दुखी कर रहा है? क्यों हमारे विरह बदग्ध और क्यों कर रहा है? के दुख रहे नीने लावस आंखी। आगे नागमती कहना चाहती है कि हे पक्षी, तू मेरी रात को क्यों खोटी कर रहा है? पहले मैं तो अपने प्रीतम के वियोग में पहले दुखी होती जा रही हूं, तो तू मुझे क्यों अनावश्यक ही दुखी कर रहा है? नए लावसी आंखी अर्थात मैं तो जरा सी भी देर के लिए आंख नहीं लगा पा रही हूं। नागमती कारण के रोई, कि तुझे पता है हे पक्षी, तुझे पता है कि नागमती किस कारण से रो रही है? का सोए जो कंत बिछोई, अर्थात मैं तुझे यह कह देना चाहती हूं कि तुझे मालूम है कि जिसका कंतवानी पति अर्थात जिसका पति उसके पास नहीं हो वो रात को कैसे सो सकती है? अर्थात जिसका पति उससे बिछड़ा हुआ, बिछोई मानी बिछो, वियोग अवस्था, जिसका पति उसके पास नहीं हो तो वो स्त्री, वो औरत कैसे शांति से सो सकती है? अर्थात नहीं सो सकती। मन चित होते ने उतरे मोरे, अर्थात आगे कहना चाहती है नागमती कि मेरे जो प्रियतम है राजा रतन सेन, वो मेरे मन से, मेरे चित्त से, मेरे हृदय से एक मिनट के लिए भी नहीं उतर पा रहे, अर्थात नहीं निकल पा रहे हैं। नैनन जल चुका रहा न मोरे, और मैं उनके वियोग में इतनी तड़प रही हूं, इतनी व्याकुल हूं कि मेरे नेत्रों से इतना जलपात हो चुका है, इतना अश्रुपात हो चुका है कि अब आंसू भी निकलने बंद हो गए हैं। नैनन जल चुका रहा न मोरे, अर्थात अब तो मेरे नेत्रों से भी आंसू भी नहीं आ पा रहे हैं। कोई न जाई ओई सिंगल दीपा, और मैं आपको आगे ये भी कह देना चाहती हूं कि हे पक्षी, कि आज तक सिंगल द्वीप की तरफ कोई आज तक नहीं गया है और नहीं मुझे आकर के उनके विषय में सिंगल द्वीप से संबंधित किसी ने आज तक मुझे कोई खबर दी है। जय सेवती कहां नैन सीपा, अर्थात जिस प्रकार से मैं अपने
जिससे कि मैं अपने नैन रूपी सीप को शांति प्रदान कर सकूं, दिलासा दिला सकूं। जोगी होई निसरा सो नाऊं, अर्थात आगे नागमती कहना चाहती है कि जो जोगी हो गया, अर्थात जिसने योगी का वेश धारण कर लिया, तो वो निश्चित रूप से, जब वो जोगी बन गया तो निश्चित रूप से वो अपने गृहस्थी वाले जीवन को भुला चुका होगा। अर्थात अब उसका क्या नाम लें, उसका क्या नाम रखें, नाऊ माने नाम। तब हूत कहा संदेश ने कहो, अब आप ही बताइए कि मैं अब ऐसी स्थिति में अपना संदेश कैसे भेजूं, क्योंकि मेरी प्रियतम ने तो अब योगी का वेश धारण कर लिया है, वो तो साधु बन चुके हैं, वो गृहस्थी नहीं रहे, तो मैं कैसे अपना उन तक संदेश भेजूं, किस प्रकार से कहूं। नीति पूछो सब जोगी जंगम, इसलिए मैं नित्य रोज प्रतिदिन किसी न किसी योगी से, जति से, यति से, तपस्वी से, साधु से, जंगम मानी जंगम इत्यादि सभी से मैं पूछती रहती हूं। कोई ने कहे निज बात विहंगम, हे पक्षी मेरे काम की कोई भी आज तक कोई बात नहीं कहता है, तो मैं अपने प्रियतम के वियोग में बहुत बड़ी परेशान हूं। अतः कम से कम आप मेरे विषय में चिंतन कीजिए, मेरी व्यथा को समझिए, मेरी पीड़ा को समझिए, मेरे वियोग को समझिए। चारि चक्र हजार उजार भये कोई ने संदेश अटे, अर्थात आगे नागमती कहना चाहती है कि चारों तरफ मैंने खूब कोशिश की, लेकिन मुझे आज तक कहीं भी कोई मेरे विरह संदेशों को अपने प्रियतम तक पहुंचाने वाला, उन तक समझाने वाला कोई नहीं मिला। कोई ने संदेश टेक, अर्थात और नहीं मुझे उनकी तरफ से कोई संदेश मिला। कहा कहो विरह दुख आपन, अर्थात अब मैं आप ही बताओगे मेरा जो दुख है उसको मैं किससे कहूं, मैं अपने दुख को किसके पास में रहूं। बैठी सुनाऊं दंड एक, अर्थात मैं तो अपने आप को अपने कानों में एक दंडित नायिका की तरह, एक सजा भोगने वाली नायिका की तरह अपने आप में सिमटी हुई हूं, बैठी हुई हूं, और ऐसे ही मैं केवल उनके वियोग में अपना समय व्यतीत कर रही हूं। इस प्रकार से संपूर्ण पद में नागमती ने उस पक्षी को संबोधित करते हुए अपनी विरह अवस्था का, अपने विरह संदेश का बखान करने की कोशिश की है। अगला जो पद है उसमें देखिए, संपूर्ण पद में अवधि भाषा है। तासु दुख कहिए हो वीरा, जे सुन के लागे पर पीरा, को हुई भी अंगवे पर्दा, को सिंगल पहुंचाए चाहा, जय वह कंत गए हुई जोगी, हो किंगरी वही जोरी भी होगी, वे सिंगी पूरी गुरु बेटा, हो वही बस मन आई समेटा, कथा जो कहे आई होई केरी, पावरी हो जन्म भरे चेरी, ओई के गुण संवरत भई माला, अब उन्हें बहुरा उड़ी गा छाला, विरह गुरु खप्पर के हिया, पवने उदार रहे सोजिया, आड़ भय सब किंकरी, नशे भई सब तांती, रोए रोते दुने उठे, कहों विथा के भांति। इस पद के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती, जो कि राजा धनसेन की पत्नी है, उनकी विरह और उनकी शारीरिक, उस विरह के कारण उनके शरीर की जो दशा हो रही है, शरीर की जो दुर्दशा हो रही है, उसी का इस पद के माध्यम से बखान किया जा रहा है। आप सुनिएगा ध्यान से। तासों दुख कहिए हो वीरा, वीरा माने भाई, अर्थात उस पक्षी को, पहले वाले पद में तो पक्षी को संबोधित करते हुए कहा था, अब वो किसी को भी संबोधित करते हुए कहती है कि हे मेरे भाई, हो मेरे भाई, कि कौन मेरा भाई है, अर्थात कौन मेरा हितैषी है जिसके समक्ष मैं अपने दुख को वर्णन करूं, जिसके पास मैं अपना दुखड़ा रोऊं। तासु माने जिससे, जय सुन के लागे पर पीरा, अर्थात ऐसा कौन है मेरा जो हितैषी या मेरा भाई जिसके समक्ष मैं अपना दुखड़ा रोऊं, और जो मेरे दुख को सुनकर के मेरे दुख को अपना दुख समझे, यानी मेरी परपीड़ा को समझे, जो परपीड़ा को समझे, ऐसा मुझे कोई नजर नहीं आता है। को होई भीऊ अंग वे पर्दाहा, और
इस भीड़ में मुझे ऐसा कोई भी नजर नहीं आता है कि जो ये महसूस कर रहा हो कि परदहा अर्थात दुख, दूसरे के जलन का दुख कैसा होता है, ऐसा महसूस करने वाला मुझे कोई नजर नहीं आता है। को सिंगल पहुंचावे चाह, और इस बात को भी मुझे पहुंचाने वाला कोई नजर नहीं आता है कि किस दूसरे का दुख कैसा होता है, पर पीड़ा कैसी होती है, प्रियतम के वियोग में जो वियोगावस्था होती है, वह व्याकुलता होती है, वो उसका कष्ट कैसा होता है, इस बात को समझने वाला भी मुझे कोई नजर नहीं आता है। और नहीं कोई ऐसा व्यक्ति नजर आता है कि जो मेरे प्रियतम राजा रतन के समक्ष सिंगल द्वीप जाकर के मेरी पीड़ा को पहुंचाए। कौन पहुंचाना चाहेगा, अर्थात मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आ रहे। जह वह कंत गए हुई जोगी, अर्थात उस सिंगल द्वीप में जहां पर मेरे प्रियतम कंत मानी पति, जहां पर मेरे प्रियतम योगी बन करके साधु बन करके गए हुए हैं। हों किंगरी भई झूरी वियोगी, मैं ब्रजभाषा का शब्द मैंने आपको बताया, मूलतः अवधी भाषा है इनके काव्य की, लेकिन उसमें कहीं कहीं राजस्थानी, ब्रज, अवधी, उसके अरबी फारसी के शब्दों का, तद्भव शब्दों का, तत्सम शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। हों किंगरी भई झूरी वियोगी, अर्थात मैं तो अपने प्रियतम के वियोग में बिल्कुल एक तरह से कंकाल मात्र हो गई हूं और मेरे पूरे शरीर पर झूरी पड़ गई हैं, ऐसी वियोगावस्था मुझे प्रभावित कर रही है। वे सिंगी पूरी गुरु भेटा, आगे मलिक मोहम्मद जायसी नागमती की पीड़ा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे सिंगी पूरी, अर्थात वो हर प्रकार से परिपूर्ण है। गुरु भेटा, जिस व्यक्ति को गुरु की भेंट हो गई हो, या जिसको कोई रास्ता दिखाने वाला गुरु मिल गया हो। हों भाई भस्म ने आई समेटा, अर्थात यदि मेरे प्रियतम समय पर नहीं आए तो उनको केवल मेरी भस्म ही समेटने को मिलेगी और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यहां अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है कि यदि मेरे प्रियतम समय पर नहीं आए तो मैं विरहाग्नि में जल करके राख हो जाऊंगी। भस्म भाई मानी हो जाऊंगी, भस्म मानी राख, ने आई समेटा, और ने आई समेटा, और वो केवल मुझे मेरी राख भी नहीं समझ पाएंगे। कथा जो कहे आई होई केरी, अर्थात मेरे प्रियतम तक मेरे से संबंधित जो कथा है उसको आकर के कोई कह दे, समझा दे, बता दे। पावरी होई जन्म भर चेरी, तो मैं उनके पावरी मानी पाँव में जन्म जन्म के लिए, जन्म जन्मांतर तक के लिए चेली बन करके रहने के लिए तैयार हूं। चेली मानी दासी बन करके रहने के लिए तैयार हूं। ओई के गुण समृद्ध भला भई माला, और मैं उसके ही गुणों की मालों का, गुण रूपी मालों का जाप करूंगी या संवारती रहूंगी, माला जपती रहूंगी। उसे गुण रूपी माला को मैं सदैव जपती रहूंगी। अबौ ने बहुरा उड़ीगा छाला, और इतना ही नहीं, अब अभी भी बहुरा उड़ीगा छाला, अर्थात मेरे प्रियतम के न मिलने के कारण मेरे छाले तक पड़ गए हैं। पुनः बहुरवानी दोबारा उड़ीगा छाला, विरह गुरु खप्पर के हिया, अर्थात अब ऐसा लगता है मुझे तो, या यहां बड़ी मुझे अति शोक्ति महसूस हो रही है कि विरह गुरु, अब तो ये विरह मानो यही मेरा गुरु है। खप्पर के हिया, और मेरा जो हृदय है वह खप्पर के समान हो चुका है। पवन आधार रहे सो जिया, और जिसको पवन रूपी झोंका जिसको बार बार जिला रहा है वही उसको सुला रहा है। यानी कहने का तात्पर्य है कि मेरे अंदर अब तो विरह अवस्था ने पूर्णतः अपना स्थान बना लिया है और वही मुझे हमेशा सुलाए रखता है। हाड़ भये सब किंगरी, आगे नागमती जी कहना चाहती हैं कि मेरे शरीर की जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल क्रश काय हो गई हैं। किंगरी मानी क्रश, बिल्कुल कमजोर हो गई हैं, अर्थात मेरा शरीर मात्र अब हाड़ मांस का पिंजरा
रह गया है। नसें भई सब साती तांती, और मेरे शरीर की जो नसें हैं वो केवल तंतु मात्र रह गई हैं। रोवे रोवे ते धुनी उठे, कहो विथा कई भांति। और मैं आगे कह देना चाहती हूँ, नागमती कहती है कि मैं अपनी वृद्धाशा का कहाँ तक बखान करूं कि रो रो करके मेरे शरीर के अंदर से धुआं निकल रहा है। ऐसा धुआं निकल रहा है जिसको कोई महसूस नहीं करता है। कहो विथा कई भांति, अर्थात मैं ऐसी विराग्नि में जल रही हूं जिसकी ऐसी धुआं निकल रही है जिसको कोई नहीं देख पाता है, कोई नहीं समझ पाता है, कोई अनुभव नहीं कर पाता है। और मैं ऐसी व्यथा में डूबी हुई हूं जिसको मैं किस तरह से दूसरों के समक्ष रोऊं, अर्थात मेरी व्यथा को, मेरी पीड़ा को, मेरी वृद्धाशा को, मेरी व्याकुलता को कोई समझने वाला मुझे नजर नहीं आता है। इस प्रकार से इस संपूर्ण पद में नागमती के विरह संदेश का वर्णन किया गया है, विरह अवस्था का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट जो पद है देखिएगा, पद्मावत इसी सो कयौ वियंगम कंतलो वाई रई करि संगम तू घर घर निप भई पीयू हरता मोई तन दिन हे सी जप ओ बरता रावत कनक सो को तो कौ भयो रावट लंक मोई के गयो तोई चैन सुख मिले शरीरा मोई के ये दुख दुंद दुख पूरा हमो भी आई संग होई पीऊ आपू ही पाई जानु पर जीऊ हमऊ मया करू करू जीव फरा मोई जियाऊ कंत दे मरा मोई वो सो काज ने बारी सो दीठी ओ के चाहन हारी सावत ने मोई तू बैरनी मोर कंत जय हाथ आन मिलावे एक बेरे तो पांच मोर मात। इस पद के माध्यम से उस पक्षी को ही संबोधित करना चाहती है, कहती हुई वह विरह व्यथा में डूबी हुई नागमती कहती है कि पक्षी, यदि तूने मेरे प्रियतम से मुझे मिलवा दिया या उनका संदेश मेरे तक पहुंचा दिया तो मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ी तेरी एहसानमंद रहूंगी। तो देखिएगा वर्णन, पद्मावती सो कहीं वियंगम कंतलो वाई रही करि संगम। रानी नागमती उस विहंगम, उस पक्षी को संबोधित करती कहती है कि पक्षी की कंत लोभाई रही करी संगम, कि मेरा मन, मेरा दिल, मेरा चित्त अपने प्रियतम से मिलने के लिए बेताब है। और मैं उम्मीद करती हूं कि निश्चित रूप से आप मेरे प्रियतम से मुझे मिलाने में, संगम माने मिलन, मेरे प्रियतम से मुझे मिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, या मुझे आशा है ऐसी। तू घर घरनी भई पीयू हरता, घरनी मानी स्त्री, अर्थात हे पक्षी, मैं तेरे को यह भी जानती हूं, ये कह देना चाहती हूं कि तू बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारी नायिकाओं के पियों का, पीयू मानी प्रियतम का हरण करने वाला, अर्थात उनको उन तक उनकी बात पहुंचाने में कारगर साबित होता है। मोहित तन दिन हेसी जप उबरता, मैं तेरे से एक आग्रह भी कर देना चाहती हूं। देखिए उसकी रानी नागमती की कल्पना, कि वो कहती है कि हे पक्षी, तू तेरा शरीर मुझे दे दे। मोहित तन दिन हेसी जपो पड़ता, अर्थात जिससे कि मैं जब पूर्वक व्यवहार करते हुए अपने प्रियतम तक पहुंच सकूं या उन तक मिलने की कोशिश कर सकूं। रावट कनक शोक तो को भयो, हे पक्षी, मुझे यह भी पता है कि आपको जो कुछ मिला है वह स्वर्णिम आभा से युक्त सब कुछ मिला है। तो को मानी तुमको, कनक मानी स्वर्णिम, रावट लंक मोही के गयो, और मैं तेरे से यह भी कह देना चाहती हूं कि मेरे प्रियतम हैं वो लंक द्वीप गए हुए। लंक द्वीप का से तात्पर्य वही सिंगल द्वीप गए हुए हैं, और तो ही चैन सुख मिले शरीरा। मैं ये भी कह देना चाहती हूं कि हे पक्षी, यदि तेरे शरीर को सुख मिल रहा है तो अच्छी बात है। मोह कहें ये दुख पूरा, कि भाई ठीक है, तेरे मन को तो बहुत सारे सुख की प्राप्ति हो रही है। अब मेरे भाग्य में, मेरी किस्मत में, मेरे नसीब में मान लो दुख लिखा है तो मैं भोग रही हूं। हमो बिहाई संग वही पीऊ, लेकिन मैं ये कह देना चाहती हूं, ये पक्षी, मैं तेरे को संबोधित करती हूं, कहती हूं कि मैं ये कह देना चाहती हूं कि मैं राजा रतन सेन के साथ व्याही हूं, अर्थात उन्हें अपना प्रियतम बनाया है। अब वो मेरे पतिदेव हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे वो सब कुछ हैं, इसलिए उनके वियोग में ही मैं दुखी हूं, इसीलिए मैं तड़प रही हूं।
हमो विहाय संग ओई पीऊ, अर्थात मैं अपने प्रीतम राजा रतन के संग ब्याही हुई हूँ, विवाहिता पत्नी हूँ। आपू पाई जान पर जीव, इसलिए मैं अपनी जान उनके ऊपर देने के लिए तैयार हूं। मैं सब कुछ, या मेरी जान सब कुछ उन्हीं के लिए है और मैं उन्हीं के लिए जी रही हूं। हमऊ मया करूं जीव फरा, अर्थात आगे नागमती कहना चाहती है कि ये पक्षी, मैं तेरे को कह देना चाहती हूँ ये व्यंगम, कि मैं जो भी कुछ करती हूं अपने प्रियतम के लिए करती हूं। करूं जीव फरा, अर्थात मैं फिर भी अपने प्रियतम के लिए जीवित हूं, या उन्हीं के लिए मैं जीवित हूं, जिंदी हूं। मोह जियाऊ कंत दे मेरा मरा, अर्थात मेरा जो शरीर है मरा जा रहा है, तो मुझे जिलाने वाले, मुझे जीवित रखने वाले यदि हैं इस दुनिया में तो मेरे प्रियतम ही हैं। यानी भावार्थ यह है कि यदि मेरे प्रियतम आकर के मुझे दर्शन दे दें तो मेरी ये जो मृतवत आत्मा, मर्तवत शरीर होता जा रहा है प्रीतम के वियोग में, वो आकर के जी जाएगा, यानी मैं जीवित रह सकती हूं। अर्थात मेरी जो देह है वो मरी जा रही है, उसको यदि मेरे प्रियतम आकर के दर्शन दे दें तो निश्चित रूप से मेरे प्राण पखेरु बच जाएंगे। मोई भोग सो काजने बारी, आगे कहना चाहती है रानी नागमती कि मुझे इस प्रकार के भोग के अलावा और कोई दूसरे किसी काज की, किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है। बारी मानी नंबर। सोह दीठी के चाहनारी, और मैं ये भी कह देना चाहती हूं कि मुझे आपके समान, आपका जैसा कोई चाहने वाला या मेरी पीड़ा को समझने वाला, मेरी पीड़ा को प्रियतम तक पहुंचाने वाला कुछ मुझे दूसरा नजर भी नहीं आता है। सवती ने होई तू बैरे नहीं, मोर कंत जय हाथ। यहां विरहिणी नायिका नागमती उस वियोग अवस्था को ही संबोधित करती कहती है कि निश्चित रूप से मुझे लगता है तू ही मेरी वैरिणी बनी हुई है, शत्रुणी बनी हुई है, दुश्मन बनी हुई है। मोर कंत जय हाथ, क्योंकि मेरे प्रियतम मेरे हाथ नहीं है, मेरे साथ नहीं है। आन मिलाओ एक बार, अतः मैं तेरे कह देना चाहती हूं कि केवल मेरे प्रियतम को एक बार मुझसे आकर के मिलवा दीजिए। तोर 5 मोर हाथ, अर्थात तेरे जो 5 हाथ हैं, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूं। 5 तोर 5 मोर माथ, अर्थात तेरे सब कुछ मेरे माथे पे है, यानी मैं तेरे सामने नतमस्तक हूं। ये कहना चाहती है कि तोर 5 मोर माथ, अर्थात तेरे 5 हाथ, 5 उंगलियां, इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हो, यदि बना रहे, मोर माथ मेरे माथे पे बने रहे, तो निश्चित रूप से मेरा प्रियतम मैं मिल सकती हूं, या मेरे प्रियतम के मिलन में तू बहुत बड़ी सहायिका हो सकती है। इस प्रकार से इस संपूर्ण पद में कल्पनात्मकता का ज्यादा पुट है और इस पद में अवधि भाषा का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, साथ ही तत्सम तद्भव शब्दावली भी देखने को मिलती है, और यत्र तत्र इसमें देशज शब्दों का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से आज के व्याख्यान में इन 3 पदों को ही मैं पढ़ा करके विराम लेता हूं। आप सभी को आज के व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।